स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सिंध बोर्ड। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 17 और आज हम करेंगे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स 22, 23 एंड 24। अब ये देखें प्रॉब्लम नंबर 22 क्या है आपके पास। डिटरमिन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए इज इक्वल टू 2i माइनस 6j माइनस 3k एंड b इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस k। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, या हम ये कह सकते हैं कि जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हमने देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जैसे कि ए और बी, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है यानी कि सी, वो सी वेक्टर जो है ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, या ए और बी का जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो सी वेक्टर जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है, अब अगर सी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो इसका मतलब है कि सी का जो यूनिट वेक्टर है जिसको हम स्मॉल सी कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, और ए बी की जगह कोई भी दो और वेक्टर के नाम हो सकते हैं, ठीक है, मालूम करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उन दो वेक्टर्स का जो कि गिवन वेक्टर्स हैं उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि हम सी कैलकुलेट करेंगे और फिर उस सी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के। ये ठीक है, ए बी की जगह कोई भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, और आप रिजल्टेंट वेक्टर को भी किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है ए और बी, हमने डाटा में ए और बी का वेक्टर लिखा 2i माइनस 6j माइनस 3k, और बी वेक्टर है 4i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, और हमें सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी कि सी हैट, ठीक है, मालूम करना है। ये हमने डाटा बना लिया। अब ये देखेंगे सी हैट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सी का वेक्टर चाहिए। ठीक है, यानी ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, ठीक है, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका हमें वो चाहिए ये। तो अब ये देखिए कि जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर ए और बी यानी दो वेक्टर जिनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं यानी आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह डिटर्मिनेंट बना के, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, सी, यानी अब जो हमारा रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट से वो वेक्टर जो है, ठीक है, वो होगा आपका सी। अब देखिए डिटरमिनेंट बनाने का रूल क्या है कि सबसे पहले आपने जो ये पहली रो है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो, ये आप समझ लें कि ये, ठीक है, ये वाली जो आपके पास रो है, ये पहली जो रो है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है, हमेशा आई जे के यानी यूनिट वेक्टर आई जे के लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सेकंड जो रो है, ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, ठीक है, इसमें आप, ठीक है, पहला जो वेक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहला वेक्टर ए है, इसके कॉम्पोनेंट्स लिखते हैं ये। ठीक है, और कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, और ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, आई के साथ पीछे देखें आप, ठीक है, आई के साथ जो ये नंबर होता है, ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट होता है। ठीक है, जे के साथ जो ये नंबर होता है साइन के साथ, ठीक है, ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, और के साथ जो नंबर है ये इसका, ठीक है, जेड कंपोनेंट होगा, यानी ए जेड होगा ये। इस तरह से बी का जो है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये बी एक्स होगा, ठीक है, और ये जो होगा ये बी वाई होगा। ठीक है, जे के साथ जो नंबर है और के साथ जो नंबर है -1, ये होगा बी जेड। ठीक है, तो अब आपने देखें क्या करना है, आपने सेकंड रो में ए के कंपोनेंट लिखने, और ये थर्ड रो है इसमें आपने सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने, यानी बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट देखें कैसे निकालते हैं। इसका मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने आई लिखना होता है। ठीक है, आई लिखने के बाद हमें ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि आप जो है आई के रो जो है इसको छुपा लेंगे, यानी कि आप समझ लें इसको आपने, ठीक है, नहीं देखना है, और आई का जो कॉलम है इसको भी छुपा लेंगे, इसको भी नहीं देखना है। बाकी जो नंबर बचेंगे यानी -6 -3 3 -1, ये जो चार नंबर हैं, ठीक है, इन्हें आपने, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें भी एक ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखें कैसे करेंगे, ठीक, पहले आप -6 को -1 से करेंगे, यानी पहले इस तरह की मल्टीप्लिकेशन ही आएगी है। ठीक है, -6 को -1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, अब आप ये देखें, हम आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है, क्या आ रहा है ये।
यहाँ पे देखें आई के साथ मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है -6 -1। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये फॉर्मूले का, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है ये। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा, कभी प्लस नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने इसको माइनस लिखा है। अब पीछे देखें, यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, अब इन दोनों को माइनस के बाद क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसमें आप जो है -3 भी पहले लिख सकते हैं, 3 बाद में, या 3 पहले लिख सकते हैं, -3 बाद में। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, तो 3 और -3 को मल्टीप्लाई करके आप जो है लिखेंगे। ठीक है, ये हमने, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है ये। तो अब यहाँ पे देखें कि आप जो है आपने ये लिख लिया, 3 और -3 मल्टीप्लाई करके लिख लिया। उसके बाद देखें आपके पास जे के साथ हमेशा, ठीक है, माइनस साइन आता है। ठीक है, आई के साथ प्लस आएगा, ठीक है, के के साथ प्लस आएगा, ये देखें के के साथ प्लस आया है, लेकिन जे के साथ क्या आएगा, जे के साथ माइनस आएगा, ये समझ लें फॉर्मूले का माइनस है, तो -j। ठीक है, अब ब्रैकेट में फिर आपने देखें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। ठीक है, पीछे जाएं, अब आपने जे की रो को छुपाना है और जे के कॉलम को छुपाना है। अब ये देखें किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और -3, 4 और -1 जो 4 नंबर बचे हैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। 2 को आप करेंगे -1 से। ठीक है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये देखें आपकी मैंने 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, बीच में ये माइनस साइन फॉर्मूले का आया। ठीक है, उसके बाद जो है अब आप पीछे देखें कि हमने क्या करना है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 4 और -3 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हमने देखें 4 और -3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है ये। ठीक है, उसके बाद प्लस के साथ प्लस आएगा, प्लस के लिखा मैंने, ब्रैकेट बनाया। अब के लिए देखिए हम क्या करेंगे, के लिए जो है आप, ठीक है, के की, ठीक है, ये रो और के का कॉलम जो है ये छुपा लेंगे। बाकी जो 4 नंबर बचे हैं, ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑर्डर का ख्याल रखना है, अगर -6 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट में चेंज आ जाएगा ये। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन लिखेंगे और फिर, ठीक है, इसको 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें आगे हमने क्या लिखा है, के साथ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूले का माइनस आ रहा है, और 4 को -6 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, हमने देखें आई के साथ हमारे पास क्या नंबर है। ठीक है, -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया कि, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +6। ठीक है, माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा +9। ठीक है, 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास देखिए -2। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, ये आ गया +12। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आ गया 6। ठीक है, और 4 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 6, ठीक है, 24, ये आ गया 24 आ गया। ठीक है, अब इसमें देख लें जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन हो रही है, 9 और प्लस, ठीक है, +6 और +9 +15 हो जाएंगे। ठीक है, -2 + 12 जो है हो जाएगा। ठीक है, आपके पास माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे, 12 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, 10 आएगा, साइन जो है किसका आएगा, बड़े नंबर का। और 6 और +24 करेंगे, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, आई बाद में लिखेंगे, 15 पहले, ठीक है, और इस तरह से 10 पहले लिखेंगे, ठीक है, जे बाद में और 30 पहले। अब यहाँ पे ये देखिए इसको मैंने अरेंज करके जब मैंने लिखा तो ये बन गया, सी वेक्टर आ गया हमारे पास, 15 आए, ठीक है, -10j + 30k, ये सी वेक्टर आ गया। अब हमें इस सी का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। ठीक है, हमारा ये रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो हम इस वेक्टर, यूनिट वेक्टर हम कैसे मालूम करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी अगर सी का यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो सी के वेक्टर को इस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो सी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये। अब ये देखें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, ये फॉर्मूला हमें पता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम अंडर रूट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट। ठीक है, cx² + cy² + cz², cx cy cz क्या है, सी वेक्टर के XYZ कंपोनेंट है, और XYZ कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं, ठीक है, ये सी का x कंपोनेंट है, ये सी का y कंपोनेंट है -10, और ये +30
ठीक है, ये z कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, स्क्वायरिंग कर ली मैंने, स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ठीक है आपके पास आ गया 1225, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 35। ठीक है, तो अगर आपके पास होल नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो आप इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। और अगर ऐसा नंबर है कि होल नंबर नहीं आ रहा है आपके पास, ठीक है, यानी फर्स्ट करने इसका आंसर आता है 35.79, तो फिर आप इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे और स्क्वायर रूट का नंबर ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। अब यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा? ठीक है, आपके पास स्मॉल सी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये है वेक्टर, ठीक है, यानी वेक्टर सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड 35 आया और वेक्टर हमने पीछे निकाला था। अब देखिए हमने वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 15i माइनस 10j प्लस 30k, इसको हमने डिवाइड किया 35 से। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब आगे का स्टेप होता है हम इनको सेपरेट करके लिखते हैं, और अगर यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही होती है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमने सेपरेट करके लिखा है। 15 डिवाइडेड बाय 35 आया माइनस 10 डिवाइडेड बाय 35j प्लस 30 डिवाइडेड बाय 35k। अब ये देखिए 15 35 कैंसिल हो सकता है 5 के टेबल से, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 5 6 15, 5 7 35, 5 2 10। ठीक है, 5 7 35, 5 6 30 और 5 7 35। तो आपके पास यूनिट वेक्टर आया है अब सी का जो यूनिट वेक्टर है, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, 3/7i माइनस 2/7j प्लस 6/7k। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है। जब भी यूनिट वेक्टर आपको परपेंडिकुलर मालूम करना होता है, इसी मेथड से ही आप ठीक है मालूम करेंगे। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, देखें, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट प्रूव द लॉ ऑफ साइन फॉर प्लेन ट्राइंगल ऑफ साइड्स ए बी एंड सी। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी आंसर में पता है हमें क्या प्रूव करना है। साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ठीक है, अभी जो स्मॉल ए बी सी हैं ये आपके पास जो है साइड्स हैं ट्राइंगल की, और जो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी है ये हैं एंगल्स इस ट्राइंगल के। ठीक है, तो अब देखिए हमने ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, जिसकी साइड जो हैं ठीक है ए बी सी हैं। अभी क्योंकि हम ट्राइंगल जो है ठीक है एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तीनों जो साइड्स हैं एक वेक्टर हैं, तो हमने इनको ठीक है ए के ऊपर बी के ऊपर सी के ऊपर एरो भी लगा दिया, यानी ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, और इनका इनसे जो है एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और जब जो वेक्टर हैं तो हमने देखें साइड्स में इनके एरो लगाए हुए, और यहाँ पर जो है इनके मैग्नीट्यूड जो है वो है आपके पास सिंपल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों देखें एंगल को मैंने किस तरह रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये कैपिटल ए एक एंगल है, ठीक है, जो कि ए साइड के ऑपोजिट बन रहा है। कैपिटल बी भी एंगल है जो कि बी साइड के ऑपोजिट बन रहा है, और स्मॉल कैपिटल सी भी एंगल है जो कि साइड सी के ऑपोजिट बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें लॉ ऑफ साइन जो है हम प्रूव करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास ये आपका जो ट्राइंगल है इसमें देख लें क्या हो रहा है। मैंने जो एरो लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या नज़र आ रहा है कि ए का जो हेड है ये देख लें, ये वाला ए का हेड बी की टेल से मिल रहा है, यानी ऐड हो रही है। ठीक है, फिर बी का हेड जो है वो सी की टेल से मिल रहा है, यानी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये तीनों ऐड हो रहे हैं, ए और बी और सी। और जब देखें सी जो है आपका कहाँ जाके मिल रहा है, ठीक है, ए की टेल पर ये मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप रिजल्टेंट नहीं बना सकते। रिजल्टेंट होता है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट फैक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट फैक्टर। अब अगर टेल ऑफ फर्स्ट फैक्टर और हेड ऑफ लास्ट फैक्टर ज्वाइन हो जाते हैं, इसका मतलब है रिजल्टेंट इज जीरो। आप इसमें बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तीनों ऐड हो रहे हैं और उनका रिजल्ट क्या है, ठीक है, एक जीरो है, यानी नल वेक्टर है। जीरो जीरो वेक्टर है। अब यहाँ पे देखें मैंने इसकी ट्राइंगल की इक्वेशन बनाई है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस इक्वेशन के साथ क्या करना है, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और इसमें आपके पास चॉइस है। ठीक है, आप जो है किसी भी दो के साथ वन बाय वन ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। ठीक है, ए के साथ बी के साथ और सी। ठीक है, इन तीनों में से किसी दो के साथ हमें लेना होगा, चाहे तो हम ए और बी के साथ ले लें, चाहे हम ए और सी के साथ ले लें, चाहे हम बी या सी के साथ ले लें, हमारे पास ये लॉ साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है ए का जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों साइड पर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखें हमने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या किया, दोनों साइड पर हमने ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ए के साथ। देखें ए के साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इधर भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया जीरो के साथ। अब जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये तो जीरो आ जाएगा इस साइड पर ये।
यहाँ पे देखें क्या आएगा, अब आप 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ये, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ये सारा, ठीक है। फिर ए का बी के साथ आया, ए क्रॉस बी, ठीक है। और फिर ए को आपने, ठीक है, सी के साथ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ए क्रॉस सी, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं वेक्टर प्रोडक्ट में कि दो सिमिलर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरह से ए क्रॉस ए जो है ये जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म जीरो हो जाएगी। उसके बाद जो है हम किसको, ए क्रॉस सी जो है, ठीक है, ये वाला जो ए क्रॉस सी है, ठीक है, इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये प्लस के साथ है यहाँ पर, दूसरी साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस है, यानी कि अगर आप ए क्रॉस बी का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, इसको बी क्रॉस ए करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पर अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम ए क्रॉस सी जो है, ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ए क्रॉस सी क्या बन जाएगा, सी क्रॉस ए बन जाएगा, लेकिन माइनस के साथ बनेगा, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस सी जो है वो बन जाएगा, ए क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ सी क्रॉस ए, ठीक है। तो माइनस ऑफ सी क्रॉस ए और माइनस, और ये एक जो माइनस पहले से है, इन दो मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो सी क्रॉस ए किसके इक्वल आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक है। और आपने, ठीक है, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस ए कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है, इसका नाम दे रहे हैं हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर चाहे तो बी के साथ ले लें, चाहे तो सी के साथ ले लें, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें एक के साथ लेना है, तो यानी कि हमें बस समझ लें कि दो के साथ लेना पड़ता है, वो हमारे पास चॉइस है। तो हम बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों साइड पर उसी तरह से करेंगे। बी के साथ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ठीक है, यहाँ बी और 0 मल्टीप्लाई होकर 0। हम दूसरी साइड पर देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर आपके पास बी क्रॉस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, बी को ए के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपके पास जो है आ गया, ठीक है, आपके पास जो यहाँ पर आया है, ठीक है, बी क्रॉस सी, ठीक है, आपके पास बी क्रॉस ए मल्टीप्लाई किया, ये आया बी क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी क्रॉस बी दो सिमिलर वेक्टर का आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन आज भी बन जाएगी, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी क्रॉस ए को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। और हमें पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी जो माइनस बी क्रॉस ए है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी के। यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, इसकी जगह मैंने, ठीक है, लिख दिया, ठीक है, आपका माइनस बी क्रॉस ए की जगह मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया, तो आपके पास इक्वेशन बन गई बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखें हमें क्या रिजल्ट पता चल रहा है। 2 में क्या था, देखें अभी 2 में था आपके पास कि ए क्रॉस बी जो है वो सी क्रॉस ए के इक्वल है, और 3 आपको क्या बता रहा है, 3 बता रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी जो है, ठीक है, वो आपके पास बी क्रॉस सी के भी इक्वल है और सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, दोनों के इक्वल है। तो हम तीन जो है तीनों को इक्वल करके लिख लेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर ये जो तीनों जो है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है ए और बी का, और बी क्रॉस सी भी वेक्टर प्रोडक्ट है, सी क्रॉस ए वेक्टर प्रोडक्ट है, अगर ये तीनों वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इनके मैग्नीट्यूड्स को मैंने लिख दिया कि मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। ये दो जो मैंने लाइन लगाई हैं, ठीक है, जो दो लाइन लगाई हैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड को, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं तीनों के। अब हम देखें इनका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन, और ए और बी के बीटवीन जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो हम लिखेंगे। और बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बी सी, ठीक है, साइन, और बी सी के बीटवीन जो एंगल बनेगा वो लिखेंगे।
और सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी ए साइन, और साइन के साथ क्या होगा, जो सी और ए के बीच में एंगल बनेगा वो हम लिखेंगे। एंगल दोबारा देख लेते हैं, आपके एंगल आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें बी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है सी। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, और बी और सी के बीच में एंगल बन रहा है ए। ठीक है, और ए और बी के, ए और सी के बीच में एंगल बन रहा है बी। यहाँ पर अब ये देखिए मैंने इनका मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ए बी साइन सी, ये एंगल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा बी सी साइन ए, सी ए साइन बी। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी से, ए बी सी से डिवाइड करने पे अब देखें क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए बी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बी सी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, सी ए कैंसिल हो रहा है, और आपके पास इक्वेशन बन रही है साइन सी अपॉन सी, कैपिटल सी एंगल स्मॉल सी। ठीक है, साइड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है इसका वेक्टर सी का, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, इसको आपने इस तरह से लिख लिया। अब इसको अरेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ साइन में क्या था, ए पहले था, फिर बी था, फिर सी था, तो हमने एक की टर्म जो है पहले लिख ली, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये है लॉ ऑफ साइन। यानी लॉ ऑफ साइन में क्या होता है कि साइन के साथ, ठीक है, ये ट्राइंगल के लिए होता है। ठीक है, कोई और ट्राइंगल को जो है किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो। ठीक है, उस पर आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर सकते हैं, और लॉ ऑफ साइन होता है फॉर, ठीक है, फाइंडिंग डायरेक्शन। यानी कि अभी एंगल अननोन है इसमें ट्राइंगल में, तो आप उस अननोन एंगल को, ठीक है, लॉ ऑफ साइन से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि आपका जो है कहीं पे भी आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं तो उसको किस तरह से लिखते हैं कि आप लिखते हैं, ठीक है, साइन, ठीक है, उस ट्राइंगल का जो एंगल लेते हैं। ठीक है, अगर आप एंगल ए ले रहे हैं तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट साइड। इसी तरह से अगर आप साइन एंगल बी ले रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे किससे, ठीक है, इस बी एंगल के जो ऑपोजिट यानी कि सामने वाली साइड होगी उससे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से साइन सी लेंगे तो आप उसके ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेंगे। ये अब आप पीछे दोबारा देख लें कि हमारे पास ये क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, एंगल ये बी लिया था। ठीक है, तो अगर आपने एंगल बी लिया है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ठीक है, ये है, यानी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर साइन एंगल ए लिया है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ए है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। और अगर आपने, ठीक है, साइन एंगल सी लिया है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, सी है, यानी सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो हर ट्राइंगल में हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ साइन। ठीक है, और लॉ ऑफ साइन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों एंगल लेके इक्वेशन बनाएं। अगर कोई दो एंगल भी हमारे पास, ठीक है, हैं, यानी कि एक एंगल नोन है और एक एंगल अननोन है, तो आप उन दो एंगल से, ठीक है, इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। ठीक है, ये इक्वेशन बना के, और अगर आपके पास फर्ज करें कि आपको एंगल बी पता है और एंगल ए नहीं पता, ठीक है, तो आप उस एंगल को, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमें तीनों से लॉ ऑफ साइन नहीं बनाना पड़ता, हमें कोई भी दो एंगल लेके उससे लॉ ऑफ साइन हम बना सकते हैं और अननोन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया लॉ ऑफ साइन। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, 24। ठीक है, इसमें देखें दो आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2। ठीक है, और दोनों XY प्लेन में हैं, और R1 का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो है θ1 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और R2 का जो एंगल है वो θ2 है, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड देयर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का R1 R2 का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना होता है तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। ठीक है, और हम डायरेक्शन नहीं मालूम करते हैं, क्योंकि देखें जब भी दो वेक्टर जो जैसे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो वो सी आता है ये। ठीक है, तो अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं ए बी साइन थीटा से। ठीक है, तो आप उसकी सी की डायरेक्शन मालूम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के। ये तो आप देखें R1 R2 का भी आप जो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो आप इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। हमें उसकी, ठीक है, जो उसका रिजल्टेंट या प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी, ठीक है, डायरेक्शन क्या है वो अंडरस्टूड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, R1 एंड R2।
अब ये देखें इसमें पार्ट्स हैं और इसमें जो है अब मैं आपको सिर्फ वन जो आपका पार्ट है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी पार्ट्स भी इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने फिगर बनाई है, लेकिन आपको फिगर बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपको जो समझ में आ जाएगा एक फिगर से कि क्या हो रहा है ये। तो R1 जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। R2 का मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, यानी R2 की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। और R1 का एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और R2 का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस। ये हमने डाटा बना लिया। R1 4 सेंटीमीटर, R2 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और θ1 30, θ2 90 डिग्री, ठीक है। अब ये देखें, जब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या होगा, ठीक है, R1 R2 का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा R1 R2 साइन थीटा, यानी आपको थीटा चाहिए। और थीटा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन R1 एंड R2, ठीक है। तो अब देखें डाटा में θ1 हमेशा, थीटा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, थीटा का फॉर्मूला हमेशा होगा आपका θ2 माइनस θ1, ठीक है। θ2 90 डिग्री है, ये θ1 30 डिग्री है, माइनस किया मैंने, थीटा आ गया 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री है एंगल बिटवीन, ठीक है, R1 एंड R2 है। अब यहाँ पे जो बाकी पार्ट्स होंगे इसमें भी आप ख्याल रखेंगे कि आपने θ2 में से θ1 ही माइनस करना है, ठीक है। θ2 अगर स्मॉल भी है, फर्ज करें θ2 लिखा हुआ है आपके पास, फर्ज करें कि 40 डिग्री लिखा हुआ है, और θ1 जो है आपके पास सपोज लिखा हुआ है कि 170 डिग्री, ठीक है। तो अगर θ2 स्मॉल भी है तब भी आपको θ2 पहले ही लिखना है और θ1 बाद में लिखना है, ठीक है। आप इसको, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है थीटा का तो आप नेगेटिव ही रहने देंगे, और अगर माइनस के साथ ही उसको आप साइन के साथ लगा देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर जो है सही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप θ2 माइनस θ1 ही करेंगे। यहाँ पे फिगर में देखें, ठीक, दो पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है। ये R1 मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है, देखें ये वाला जो वेक्टर है ये R1 है, ठीक है। और इसका जो ये एंगल है ये है θ1 है इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपके पास R2 है, देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब है कि R2 कहाँ पे आ जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका देखें वाई एक्सिस के अलोंग आ गया, ठीक है, क्योंकि देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये देखें ये आपका, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो θ2 जो है आपके पास एंगल है किसका, R2 का है। अब आपको थीटा कैसे मालूम करना है, थीटा होगा एंगल बिटवीन, जो मैंने ब्लू से शो किया है, ये है एंगल बिटवीन R1 एंड R2। तो देखिए अगर आपको पता है कि R1 जो है, ठीक है, यानी ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल अगर आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है पूरा, ठीक है, ये आपके पास कितना है, 90 डिग्री है, तो इन दोनों के जो बीच में एंगल बनेगा ये कितना होगा, वो होगा जाहिर बात है 90 माइनस 30 होगा, यानी होगा 60 है। तो इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, मालूम करते हैं एंगल बिटवीन R1 एंड R2। अब देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, R1 R2 का मैग्नीट्यूड का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू R1 R2 साइन थीटा, ठीक है, R1 4 R2 3 थीटा 60 डिग्री, ठीक है। इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 6√3, और आप इसको 6√3 ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के, ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10.39, ठीक है। अब ये देखिए R1 R2 की यूनिट हमें गिवन थे, R1 का सेंटीमीटर, R2 का सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि हमें रिजल्ट में मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होता, ठीक है, यानी R1 R2 के सिर्फ नंबर गिवन होते तो हम इसको, ठीक है, यूनिट कोई भी नहीं लिखते, हम इसे इसका आंसर लिख देते 10.39। तो ये एक पार्ट जो है मैंने कर लिया है, ठीक है, बाकी पार्ट आप इसी मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे, यही फॉर्मूला होगा, ठीक है, R1 R2 साइन थीटा।